हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों रीट एसएसटी के इस लेक्चर में अपनी बात करने वाले हैं मृदा के विषय में, यानी मृदा क्या होती है, किस प्रकार से बनती है, कौन कौन से उसके टाइप्स हो सकते हैं, मृदा परिच्छेदिका क्या होती है, मृदा का संरक्षण किस प्रकार से होता है, ये सारी बातें इस क्लास में अपने करने वाले हैं। दोस्तों ये जो टॉपिक है वो आपके रीट की यूनिट नंबर 7 का पार्ट है। एसएसटी की 7वीं यूनिट्स के अंदर ये टॉपिक आपका दिया हुआ है। दोस्तों इससे पहले की 6 यूनिट जो हैं उनका सिलेबस अपना पूरा हो चुका है। दोस्तों अगर आपने पिछली 6 यूनिट का सिलेबस पूरा नहीं किया है तो आई बटन पर प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप प्लेलिस्ट के द्वारा इन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि साइकोलॉजी का भी सिलेबस जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। आई बटन पर ऊपर आपको इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप जो है साइकोलॉजी की क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 7 और 7वीं जो यूनिट है उसमें दिया हुआ है संसाधन और उसके विकास। संसाधनों के प्रकार अपने पढ़ चुके हैं, संसाधन संरक्षण अपने पढ़ चुके हैं, आज हम जानेंगे। दोस्तों तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों मृदा के विषय में कि मृदा क्या होती है। आप सभी ने मृदा को, मिट्टी को देखा होगा। दोस्तों मृदा आपके घर के आसपास चारों तरफ आपको मिट्टी मिल जाएगी। दोस्तों उसी मृदा के विषय में मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, जो अलग अलग स्थानों पर आपको अलग अलग प्रकार के देखने को मिलती हैं। आप रेगिस्तान में आप घूमने के लिए जाएंगे तो आपको अलग प्रकार की मिट्टी मिलेगी, अलग प्रकार की मृदा मिलेगी। पहाड़ों पे जाएंगे तो अलग प्रकार की मिलेगी, किसी समुद्री किनारे जाएंगे तो अलग प्रकार की मृदा मिलेगी। इस प्रकार से आप पठार पे जाएंगे तो वहाँ पर एक अलग प्रकार की मृदा आपको देखने को मिलती है। पूरे भारत में भी एक प्रकार की मृदा आपको देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों तो ये जो मृदा है उसका निर्माण किस प्रकार से होता है, या सामान्य से सामान्य भाषा में अपने कहें कि मृदा होती क्या है, तो मृदा को हम इस रूप में समझेंगे कि मृदा है कार्बनिक तत्वों और अकार्बनिक तत्व। कौन से तत्व? अकार्बनिक तत्व और कार्बनिक तत्वों का जो देखिएगा अवसाद है, कार्बनिक और अकार्बनिक तत्वों के अवसादी तत्वों का जो एक मिश्रण है, उसके असंगठित ढेर को ही हम मृदा यानी मिट्टी के रूप में देखते हैं। दोस्तों आसान भाषा में मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि मृदा क्या है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऊपरी सतह पर जो पाए जाते हैं कार्बनिक तत्व और अकार्बनिक तत्वों के अवसादी तत्वों का जो मिश्रण है, उसका असंगठित ढेर अपने कह सकते हैं। दोस्तों कैसा ढेर है? ये तत्वों का मिश्रण है। अब देखिएगा, इसको यहाँ से समझें कि ये क्या है, मिश्रण है। मिश्रण है तो किसका है? अवसादी तत्वों का मिश्रण है। और अवसादी तत्व कौन से? या तो वो कार्बनिक तत्व हैं या फिर कौन से हैं? वो अकार्बनिक तत्व हैं। उनका असंगठित ढेर है, यानी उसमें किसी प्रकार का एक संगठन नहीं पाया जाता है। दोस्तों संगठन का मतलब जिस प्रकार से हम किसी चट्टान को देखते हैं तो वो कठोर होती है, उसके लगभग तत्व हैं जो एक जैसे होते हैं। तो सभी जगह ये जो मिश्रण है, इसमें मिट्टी के अंदर सभी जगह तत्वों की जो समानता है वो एक जैसी नहीं होती है। दोस्तों तो जिस प्रकार से पत्थर जो है वो संगठित होता है, उस प्रकार से मिट्टी संगठित नहीं होती है। दोस्तों मृदा जो है वो संगठित नहीं होती, असंगठित ढेर है। तो मृदा क्या है? मृदा असंगठित ढेर है। किसका? एक मिश्रण का। और ये मिश्रण किससे बना है? अवसादी तत्वों से बना है। और ये अवसादी तत्व कौन से हैं? अकार्बनिक तत्व हैं और कार्बनिक तत्व हैं। यानी कार्बनिक तत्व और अकार्बनिक तत्वों का जो अवसादी तत्वों का जो मिश्रण का असंगठित ढेर है, उसे ही हम मिट्टी के नाम से जानते हैं। दोस्तों देखिएगा, जो हमारा भूपटल है, भूपटल के ऊपरी सतह पर आपने इस प्रकार की मिट्टी को देखा होगा। दोस्तों मृदा को आपने देखा होगा। तो यहाँ हम थोड़ा और समझ लेते हैं कि ये कार्बनिक तत्व कौन से होते हैं। कार्बनिक तत्वों के अंदर दोस्तों हम सामान्यतः लेते हैं ह्यूमस को। ह्यूमस यानी कि पेड़ पौधे, पक्षी, ये जो भी इनके अवशेष हैं वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं। और अकार्बनिक तत्वों के अंदर हम लेते हैं खनिज। खनिजों के रूप में जिस भी चीज को अपने देखते हैं वो अकार्बनिक तत्व हुआ करते हैं। दोस्तों तो यहाँ हम इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। देखिएगा, मिट्टी का निर्माण या मृदा का निर्माण किस प्रकार से हुआ। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो देखिएगा सबसे पहले चट्टानों का निर्माण हुआ। ये कठोर चट्टानें थी, लेकिन कठोर चट्टानों के ऊपर देखिएगा सूर्य का प्रकाश भी पड़ता रहा। सूर्य का प्रकाश से देखिएगा तापमान इनका बढ़ता रहा, जिसके कारण भी ये टूटने लगी। और कभी इसका तापमान कम हो जाता तो ये सिकुड़ करके टूट जाते। इसके अलावा देखिएगा ऊपर से बारिश भी आती थी, और बारिश आने के कारण जल भी इसके लिए, इनको तोड़ने के लिए एक मुख्य योगदान रहा। इसके अलावा हवा भी है, जिसके कारण इसके जो टूटे हुए तत्व जो थे वो दूर दूर जाकर के बिखरने स्टार्ट हो गए। तो इस प्रकार से ये जो चट्टान थी वो टूट करके बिखर गई, और उसके जो छोटे छोटे कण थे वो दूर जाकर के अवसादों के रूप में जमा होने शुरू हो गए। और देखिएगा यहाँ पर दोस्तों हो सकते हैं कुछ पेड़ भी थे,
और ये जो पेड़ थे तो इनके तत्व भी टूट करके किसमें मिल गए, इस मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से देखिएगा मिट्टी का निर्माण जो है वो हुआ करता है दोस्तों, जो एक अवसाद के रूप में अपने देख करके चलते हैं, जिसमें देखिएगा कार्बनिक तत्व भी होंगे और अकार्बनिक तत्व भी हमें देखने को मिलते हैं। तो क्या कहा मैंने, इसको एक बार फिर से समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिएगा पृथ्वी पर जो चट्टानें थी वो ताप, दाब, जल, हवा और इन आदि क्रियाओं के कारण क्या हुआ, उनमें देखिएगा टूटना प्रारंभ हो गया, उसके कण जो है वो अलग होने शुरू हो गए, हवा के द्वारा वो एक दो स्थानों पर पहुंच भी गए। उसके अंदर देखिए पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जो पत्तियां थी, यानी जीव जंतुओं के अवशेष भी अंदर कालांतर के अंदर इनके अंदर मिलने स्टार्ट हो गए दोस्तों। और धीरे धीरे ये अवसादों के रूप में परत दर परत जो है वो जमा होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसे ही हम मिट्टी के रूप में जानते हैं दोस्तों। और ये मिट्टी जो होती है वो उपजाऊ होती है, उत्पादक होती है दोस्तों। मिट्टी की और मृदा की जो सबसे अच्छी विशेषता है वो ये है कि मृदा उत्पादक होती है, बिना मृदा के अपना काम चलने वाला नहीं होता है दोस्तों। पेड़ पौधे दोबारा लगते हैं तो किसमें लगते हैं, मृदाओं के अंदर ही देखिएगा इनका उत्पादन हुआ करता है दोस्तों। तो इस प्रकार से देखिएगा मृदा का निर्माण होता है। अब मृदा जो होगी इसमें कौन से गुण पाए जाएंगे दोस्तों, गुण कौन से होंगे, वही होंगे ना जो इस चट्टान में होंगे दोस्तों। क्योंकि चट्टान, इसको अपने मातृ चट्टान के नाम से जानते हैं। ये जो मातृ चट्टान टूटेगी तो इसके गुण ही इससे बनने वाली मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं दोस्तों। ये मिट्टी जो है, मृदा जो है, इसकी जो रंग और इसके संगठन के आधार पर बहुत प्रकार की हुआ करती है। जैसे हम कहें लाल रंग की मृदा भी होती है, काले रंग की मृदा भी होती है। सामान्य सी भाषा में बात करें, काले रंग की जो मृदा होती है इसमें या तो ह्यूमस की प्रधानता होगी या देखिए लावा की प्रधानता होगी। इसके आधार पर जो मृदा है उसका रंग जो है वो काला हुआ करता है दोस्तों। तो काला जो रंग है उसके संगठन के आधार पर काफी डिपेंड करता है दोस्तों। तो ये बहुत से कारण हैं जिनके कारण मृदाओं का रंग अलग होगा, संगठन अलग प्रकार का होगा, उसमें जो केमिकल पाए जाते हैं वो अलग अलग प्रकार के होंगे। हर मिट्टी की एक अलग विशेषता होगी और उसमें जो उपजने वाली वनस्पति होगी वो भी अलग प्रकार की होती है दोस्तों। कहाँ कौन सी वनस्पति होगी ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर मिट्टी कौन सी है दोस्तों। तो मिट्टी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया दोस्तों। अब देखिएगा हम इसको कहाँ तक पढ़े, हमें कितना पढ़ना है। अगर हम ऑप्शनल ज्योग्राफी पढ़ रहे होते तो ये बहुत ही गहरा टॉपिक है दोस्तों, लेकिन हमें रीट के हिसाब से तैयारी करनी है। हम उसी लेवल तक बात करेंगे जो हमारे रीट में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो आगे अपने बात करते हैं मृदा। मृदा की परिभाषा के रूप में हम ऐसा कह सकते हैं कि शैल या चट्टानों के विघटन और वियोजन। वियोजन का मतलब क्या हुआ, अपक्षय यानी टूटना। वियोजन से उत्पन्न ढीले और असंगठित भू पदार्थों को मृदा कहते हैं। क्या कहा हमने, शैलों और चट्टानों को क्या हुआ, विघटन यानी उनके टूटने से, अपक्षय होने से देखिए एक ढीला डाला और असंगठित भू पदार्थ जो हमारे बना उसे ही हम मृदा के नाम से जानते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक पत्थर को आप हाथ में उठाते हैं और मिट्टी को हाथ में उठाते हैं तो दोनों में आपको फर्क दिखाई देगा। ढीली डाली होती है मिट्टी जिसे आप पानी डाल के संगठित भी कर सकते हैं दोस्तों। तो मृदा क्या होगी, शैल या चट्टानों के विघटन और वियोजन यानी अपक्षय से उत्पन्न ढीले और असंगठित पदार्थों को ही हम मृदा के रूप में जानते हैं दोस्तों। मृदा आगे और इसको समझ लेते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत को ही मृदा कहते हैं दोस्तों। हमने क्या कहा, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का ये जो भूपृष्ठ रह गया उसके ऊपर देखिएगा यहाँ पर जो दानेदार कण है, यानी ये कैसी होती हैं, दानेदार होती हैं। दानेदार कणों का जो आवरण है उसकी पतली सी परत है दोस्तों, बहुत मोटी ये कोई परत आपको नहीं मिलेगी क्योंकि नीचे फिर चट्टानें स्टार्ट हो जाती हैं दोस्तों। तो क्या हुआ, इस आवरण की ये जो पतली परत है उसे ही हम क्या है, मृदा के रूप में जानते हैं दोस्तों। आगे हम बात करें, स्थल रूप जो है मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं, यानी ये मृदा कैसी होगी, ये मृदा कैसी होगी, जैसा उसका स्थल रूप है उसी प्रकार की मृदा होगी दोस्तों। क्योंकि मृदा बनती है विशेषतः चट्टानों के टूटने से, चट्टानों के टूटने से वहाँ से और जो उसकी वनस्पति वगैरह होगी वो उसमें मिल जाती है। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि स्थल रूप कैसा है, कौन सी उसकी चट्टानें हैं, उसी प्रकार की जो है मृदा बनती है दोस्तों। मृदा का निर्माण, अब हम बात करें मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है, सामान्य जानकारी अपने ले चुके हैं। तो मृदा का जो निर्माण है वो चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। तो जो मृदा है उसका निर्माण किससे होता है, एक तो चट्टानों से जो खनिज प्राप्त हुआ, इसके अलावा जो जैव पदार्थ प्राप्त हुए और इसके अलावा जो भूमि पर अन्य खनिज थे उनके मिलने से जो है वो क्या होगा, चट्टानों के द्वारा जो है मृदा का निर्माण होता है। और ये अपक्षय की क्रिया से बनती हैं। अपक्षय और अपरदन दो चीज़ें हमने पिछली क्लास में देखी थी दोस्तों। तो अपक्षय के द्वारा है, टूटने के द्वारा ही जो है
क्रिया से ही मृदा का निर्माण होता है। और जैसे खनिज होंगे, जैसे जैव पदार्थ होंगे, उसका मिश्रण, उचित मिश्रण ही मृदा का जो है उपजाऊ बनाने का कार्य करता है। मृदा उपजाऊ है या नहीं ये डिपेंड करता है उसमें कौन से मिनरल्स हैं और उसमें ह्यूमस की मात्रा जो है यानी जैव पदार्थों की मात्रा जो है वो कितनी रह गई है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा मृदा का जो अध्ययन है, मृदा के अध्ययन को हम कहते हैं पेडोलॉजी। देखिए पेडागोजी शब्द भी आपने सुना होगा, पेडागोजी साइकोलॉजी का ही अपने एक नाम लेकर के चलते हैं, शिक्षा शास्त्र के रूप में देखते हैं। यहाँ भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ये क्या है, पेडोलॉजी है। मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है, पेडोलॉजी कहलाता है। इसके अलावा इंग्लिश में इसके लिए जो शब्द आता है वो होता है सोइल। सोइल जो है वो लैटिन भाषा के शब्द सोलम से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, लैटिन भाषा के शब्द सोलम से बना हुआ है और जिसका अर्थ होता है भूप्रपटी। तो भूप्रपटी पर जो कुछ पाया जाता है उसे हम सोइल के रूप में लेकर के चलते हैं दोस्तों। अब देखिएगा मृदा के अंदर क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, एक तो मुख्य पोषक तत्व होते हैं और कुछ गौण पोषक तत्व हुआ करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं मुख्य पोषक तत्व। तो मुख्य जो पोषक तत्व हैं उसके अंदर होता है नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, कार्बोनेट, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, इसके अलावा देखिए मैग्नीशियम, सल्फर, ये जो सारे के सारे मुख्य पोषक तत्व हैं वो मृदा में होते हैं। इसके अलावा मृदा में देखिएगा मैंगनीज है, फेरस है, कोबाल्ट है, कॉपर है, क्लोरीन है, जिंक है, ये सारे के सारे गौण पोषक तत्व के रूप में मृदा के अंदर पाए जाते हैं दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा मृदा निर्माण के मुख्य कारकों की बात करें, मृदा निर्माण में मुख्य कारक कौन कौन से हैं जिनसे मृदा बनती है, तो इसमें एक तो आते हैं उच्चावच। उच्चावच यानी पर्वत, पठार, ये जो भूमि रहेगी उसी को हम उच्चावच के रूप में देखते हैं सामान्य सी भाषा के अंदर। इसके अलावा देखिएगा जनक सेल यानी जिस सेल से जो मृदा बन रही है। इसके अलावा वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, अगर वर्षा आती है और उसमें जो खनिज पाया जाता है उनके केमिकल रिएक्शन से जो है मिट्टी का कलर भी बदल जाता है दोस्तों। तो ये वहाँ की जलवायु कैसी है, आर्द्र है, नम है, किस प्रकार की जलवायु है, शुष्क है, उसी आधार पर जो है वहाँ की मिट्टी भी बनती है दोस्तों। इसके अलावा वहाँ की वनस्पति कैसी है और अन्य जैव और अजैव पदार्थ, साथ ही साथ समय है, यानी समय ऐसा तो है नहीं कि मिट्टी एक दिन में बन जाती है, उसको 1 सेंटीमीटर की लेयर बनने में भी बहुत ज़्यादा समय लग जाता है दोस्तों। तो मिट्टी निर्माण या मृदा निर्माण के जो मुख्य कारक हैं वहाँ के हम उच्चावच को लेकर के चलते हैं, जनकशैल को, वहाँ की जलवायु को, वहाँ की वनस्पति और अन्य जैव और अजैव पदार्थ हैं। इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट जो रोल है वो समय का आता है, समय को हमें नहीं भूलना है दोस्तों। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण है वही मृदा को ज़्यादा उपजाऊ बनाता है। जैसा अच्छा मिश्रण होगा मृदा जो है वो उतनी ही ज़्यादा उपजाऊ हुआ करती है दोस्तों। आगे हम बात कर लेते हैं मृदा परिच्छेदिका के विषय में। परिच्छेदिका यानी मृदा का संस्तरण हम देखते हैं। मृदा का संस्तरण किस प्रकार का होता है दोस्तों, ये आपको 2 रूप में देखने को मिल जाएगा। जब आप ऑप्शनल ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आपको ABCDE और इस प्रकार का संस्तरण भी आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन वो हमें यहाँ पर देखने की आवश्यकता नहीं है। हम सामान्य जो हमारा संस्तरण जो रह जाता है स्कूल लेवल का उसकी अपने बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा मृदा संस्तरण यानी सबसे पहले सबसे नीचे जो पाई जाती है वो होगी जनक चट्टान। जनक चट्टान के बाद में देखिएगा सबसे पहले होती है जनक चट्टान और जनक चट्टान के बाद में आती है देखिएगा अपक्षयित चट्टान पदार्थ यानी जो इसी से बने हुए होते हैं। उसके बाद में उसके ऊपर आता है देखिएगा बालू, गाद, क्ले के साथ बनी हुई उपमृदा ये आती है और उसके ऊपर जो आती है वो लेयर रहेगी, उसमें ह्यूमस और वनस्पति के साथ जो है वो ऊपरी मृदा बन जाती है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा काम की होती है दोस्तों। तो इसे हम मृदा परिच्छेदिका के रूप में देखते हैं दोस्तों। जैसे भी आपसे प्रश्न पूछा जाए याद रख लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जनक पदार्थ की, फिर आते हैं अपक्षयित चट्टान पदार्थ, फिर आते हैं बालू, गाद, क्ले के साथ उपमृदा, ह्यूमस और वनस्पति के साथ में जो है वो ऊपरी मृदा को अपने देख करके चलते हैं दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा हम बात कर लेते हैं मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी मृदा जब बन रही है तो उसको कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं वहाँ की जलवायु, वहाँ की जलवायु हो गई, वहाँ का तापमान हो गया, वर्षा कितनी आती है, अपक्षय कैसे हो रहा है, ह्यूमस, ये सारे कुछ निर्माण की दर को क्या करते हैं प्रभावित करने का कार्य करते हैं दोस्तों। यहाँ आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि मृदा को निर्माण को प्रभावित करने वाले निम्न में से कौन से कारक हैं या नहीं है, किससे मृदा बनती है। इस प्रकार का जो प्रश्न है वो आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। दूसरे की बात करें तो वहाँ की जो है जनक सेल यानी जिस सेल से मिट्टी बन रही है, रंग हो गया, गठन हो गया, रासायनिक गुणधर्म उसके हो गए, खनिज की मात्रा यानी कितने खनिज हैं, पारगम्यता कैसी है, ये सारे जो
चीज़ें हैं वो इसको प्रभावित करने का कार्य करती हैं। इसके बाद में देखिएगा उच्चावच की हमने बात की थी, ढाल यानी ढाल है तो पानी रुकेगा या नहीं रुकेगा, ये मृदा के संचय को निर्धारित करता है, यानी मृदा की मात्रा कितनी होगी, कितने समय में इकट्ठी होगी। दोस्तों उसी रूप में हम इसको लेकर के चलते हैं। इसके बाद में देखिएगा समय जितना समय हो गया है किसी मिट्टी को उतनी ही मोटाई उसकी क्या होगी, बढ़ती चली जाती है। दोस्तों समय बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि केवल 1 सेंटीमीटर जो मिट्टी है उसको बनने में भी सैकड़ों वर्ष का समय लग जाता है। दोस्तों इसके बाद में देखिएगा आगे हम बात करें, वनस्पति है, प्राणी जात है, सूक्ष्म जीव हैं, ये ह्यूमस का जो निर्माण है उसके दर को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। ये सारे के सारे जो है मृदा को के निर्माण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं दोस्तों, जिनको हमने अच्छे से देख लिया है। इसके बाद में हम बात करते हैं मृदा निर्माण के कारकों के विषय में। तो मृदा निर्माण के मुख्य कारक जो हैं वो हैं जनकशैल का स्वरूप और जलवायविक कारक। इसके अलावा देखिएगा स्थलाकृति है, वहाँ के जैव पदार्थों की भूमिका है, और मृदा निर्माण के संगठन में जो लगा हुआ समय है उसके ऊपर डिपेंड करता है मृदा निर्माण के कारक। अलग अलग स्थानों पर ये भिन्न भिन्न होते हैं दोस्तों, क्योंकि ये चीज़ें भिन्न भिन्न पाई जाती हैं, अलग अलग जलवायु होती है, स्थलाकृति चेंज होती है, इसलिए ये सारी की सारी चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं मृदा का निम्नीकरण के विषय में। दोस्तों मृदा संसाधन जो है संसाधन है तो वो खत्म भी हो सकता है, उसके संरक्षण की भी आवश्यकता है। तो मृदा संसाधन के लिए जो 2 मुख्य खतरे हैं वो है, एक तो मृदा का अपरदन और दूसरा है निम्नीकरण। अपरदन का मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना। दोस्तों तो यहाँ हम बात कर रहे हैं निम्नीकरण के विषय में। तो निम्नीकरण के लिए प्राकृतिक कारक भी उत्तरदायी हैं और मानवीय कारक दोनों ही उत्तरदायी हैं। आदमी भी उतना ही जिम्मेदार है जितनी की नेचर है। दोस्तों मृदा के निम्नीकरण के लिए सहायक जो कारक है जिससे मृदा का निम्नीकरण होता है, तो वो एक तो आता है, देखिए वनों का विनाश, वनों का उन्मूलन, अतिचारण कर लिया, यानी जो पशुओं की चराई है वो देखिए ज़्यादा होगी, रासायनिक उर्वरक से भी खराब हो जाती है, कीटनाशकों का बहुत ज़्यादा प्रयोग करना, वर्षा दोहन है, भूस्खलन है, बाढ़ है, इन सभी से जो है मृदा निम्नीकरण होता है, मृदा की कमी आने लगती है। दोस्तों इसके बाद में देखिएगा आगे हम बात करते हैं मृदा का संरक्षण। अब देखिए मृदा पे जो संकट है तो उसको हमें संरक्षित करने की आवश्यकता है। जितने भी संसाधन हैं, संसाधन हम किसे कहते हैं दोस्तों, कोई भी ऐसी वस्तु जो पृथ्वी पर उपस्थित है, मानव के लिए उपयोगी है, वो सारे के सारे क्या माने जाते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें मानव के लिए संसाधन है। तो मृदा भी हमारे लिए एक संसाधन है, तो उसका भी संरक्षण करने की आवश्यकता है, अन्यथा वो समाप्त हो जाती है या हम उसका दुरुपयोग करें तो वो अनुपयोगी हो सकती है। दोस्तों जैसे बहुत ज़्यादा केमिकल डालें तो फिर वो मिट्टी खराब हो जाएगी, क्योंकि जो मृदा है उसकी सबसे बड़ी जो विशेषता मानी जाती है वो है उत्पादकता। अगर मृदा में उत्पादकता नहीं है तो फिर वो हमारे किसी काम की नहीं रह जाती है दोस्तों। तो इसके लिए मृदा के संरक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, ताकि मृदा अपनी जगह बनी रहे, तो इसमें देखिएगा मल्च बनाना सबसे पहले आता है। मल्च बनाना, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मृदा के संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उपाय किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ पर आपको इसको ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो पादप के डंठलों को खेत में बिखेरना मल्चिंग कहलाता है दोस्तों। तो पादप के जो डंठल है पेड़ पौधों के, तो उनको खेत में बिखेर देना ही मल्चिंग कहलाता है। और पौधों के बीच जो अनावृत भूमि है, जो ढकी हुई नहीं है, ऐसी जो भूमि है उसमें जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, तो इसे ही हम देखिए मल्च बनाना कहते हैं। इससे जो मृदा की आर्द्रता है वो बनी रहती है, उसका वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा नहीं होता है। दोस्तों देखिएगा मृदा के अंदर पानी होना, पानी ठहरना भी अनिवार्य है। जिसमें मृदा में पानी रुकता है वो अच्छी और उपजाऊ होती है। जैसे रेतीली मिट्टी की बात करें, उसमें तो आप कितना ही पानी डाल दीजिए, क्योंकि उसमें वाष्पीकरण की जो दर है वो बहुत ज़्यादा है, तो पानी उड़ जाता है तुरंत प्रभाव से, तो इसलिए वो उसमें ज़्यादा उत्पादकता होती नहीं है। तो यहाँ पर इससे क्या हो गया कि जो उत्पादकता है वो आर्द्रता के कारण जो है वो बनी रहती है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा वेदिका बनाना। वेदिका बना करके भी हम क्या कर सकते हैं, मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। ये वहाँ जरूरी है जहाँ मृदा का अपरदन बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। इसका उपयोग जो है वो पहाड़ी जो ढाल है वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिएगा ये पहाड़ है, अगर बारिश आएगी तो देखिएगा दोस्तों स्वाभाविक है कि मिट्टी नीचे से नीचे चलती चली जाएगी और यहाँ की जो मिट्टी है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, तीव्र ढालों पर जो है वेदिका बनाई जाती है, सोपान या वेदिका बनाई जाती है। आपको इसको बिल्कुल साधारण भाषा में सीढ़ी नुमा खेत जो है वो मान सकते हैं दोस्तों, ताकि सपाट जो स्थल है यहाँ पर इनको काट करके क्या बना दी जाती है, इस तरह से स्टेप्स बना दिए जाते हैं। और इन जो स्टेप हैं जो
सपाट सतह हैं वो जो है फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाती हैं, तो वहाँ पर फसल उगाई जा सकती है, क्योंकि इससे पृष्ठीय प्रवाह है वो कम हो जाता है और इसका मृदा अपरदन जो है वो कम हो जाता है दोस्तों। तो वेदिका कहाँ बनाएंगे? पहाड़ी ढालों पर विशेषतः उपयोगी होगी, क्योंकि वहाँ पर जो वर्षा के साथ में है जो मृदा का अपरदन ज़्यादा होगा। वैसे भी आपने देखा होगा कि पहाड़ों पर मृदा की बहुत मोटी परत हमें देखने को नहीं मिलती है दोस्तों। तो आगे हम देखते हैं, ये जो एक एग्जाम्पल है आपके सामने वेदिका यानी जो है सीढ़ीदार खेत का, यहाँ आप देखिए बड़े अच्छे से इसको देख सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं समोच्च रेखीय जुताई। ये भी एक इसी प्रकार की खेती होती है। पहाड़ी ढालों पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जो है जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का काम करती है। ये भी एक प्रकार से है समांतर रेखाओं के अनुरूप ही है जो जुताई की जाती है, जिससे जो है प्राकृतिक जो बहता हुआ जल है उसके लिए अवरोध का काम करती है। कुल मिलाकर के ये पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली एक प्रकार की सीढ़ी नुमा खेती को ही हम ले सकते हैं, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो एक प्रकार से क्या है, बहते हुए पानी को जो है मिट्टी का अपरदन करने से रोकना होता है। इस प्रकार से देखिएगा समोच्च रेखाओं के अनुकूल जो है ये कृषि की जाती है, जुताई की जाती है, जिसे हम समोच्च रेखीय जुताई के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसके बाद में रक्षक मेखलाएं कहाँ होंगी? ये तटीय प्रदेशों में, विशेषतः कहाँ? तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में होंगी, जहां पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं होंगी तो मिट्टी जो है उड़ करके चली जाएगी दोस्तों। आपने देखा होगा खेतों के किनारे जो है वो मेड़ के ऊपर पेड़ लगा दिए जाते हैं। मेड़ के ऊपर जब पेड़ लगा दिए जाते हैं तो उससे जो है मृदा के आवरण को बचाया जा सकता है। रक्षक मेखलाएं इसे हम कहते हैं। समोच्च रेखीय रोधिकाएं कहाँ होंगी? समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए मतलब उसमें एक प्रकार से रुकावट पैदा की जाती है। पत्थरों, घास और मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्रित करने के लिए खाइयां बना दी जाती हैं, यानी यहाँ पर एक प्रकार से जल को रोका जाता है दोस्तों। आगे हम चट्टान बांध की बात करते हैं। जल के प्रवाह को कम करने के लिए भी ये बनाया जा सकता है। ये जो है वो नालियों की रक्षा करता है और मृदा की क्षति को रोकने का कार्य करता है। इससे मृदा की क्षति जो है वो रुक जाती है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं बीज की फसल को उगाना। इसमें क्या होता है, देखिए वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में लगाई जाती हैं, ताकि एक फसल के बाद में दूसरी फसल भी रहे और जो है वो मृदा का अपरदन क्या है वो उसमें कम हो पाए दोस्तों। आगे हम बात करते हैं मृदाओं के वर्गीकरण के संबंध में। हालांकि ये हमें इतना ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, भारत का भूगोल पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी आता है, लेकिन फिर भी हम परीक्षा की दृष्टि से कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं, इसको भी अपने देख लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जलोढ़ मृदा की। कौन सी मृदा की अपने बात कर रहे हैं? जलोढ़ मृदा, यानी जो जल ओढ़ करके आती है, जल के साथ में आती है दोस्तों। ये एक ऐसी मृदा होती है जो मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। नदी जब पहाड़ों से आती है तो वो अपने साथ में देखिएगा मिट्टी के कण और जो मिट्टी लेकर के आती है उसे ही हम देखिए जलोढ़ मृदा के रूप में जानते हैं। और ये देखिएगा एक भारत की महत्वपूर्ण मृदा है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे उपजाऊ मृदा हम इसी को लेकर के चलते हैं। यहाँ के जो उत्तरी मैदान है वो सारे के सारे जलोढ़ मृदा से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? जलोढ़ मृदा से बने हुए सारे के सारे मैदान हैं। देखिए जलोढ़ मृदा वहीं होगी जहाँ नदियाँ बहती हैं, और जहाँ नदियाँ बहती हैं जलोढ़ मृदा होगी तो वहाँ मैदान भी होंगे दोस्तों। तो मैदानी भागों में ही ये मृदा पाई जाती है दोस्तों। ये जो है वो हिमालय की 3 नदी तंत्रों से मुख्यतः बनी हुई है। सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का जो मैदान हमारा रह गया वहीं पर आपको ये देखने को मिलती है। इसके अलावा देखिएगा जो तटीय मैदानी प्रदेश रह गया, जिसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के जो डेल्टे हैं वो भी जलोढ़ मृदा से बनी हुई हैं। आप बिल्कुल सामान्य भाषा में इसको याद रखिएगा कि जब कोई भी नदी आती है तो नदी अपने साथ में मिट्टी को लेकर के आती है, बाढ़ के द्वारा जो है वो इधर उधर मिट्टी फैल जाती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा के नाम से जानते हैं। जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है, पुरानी जलोढ़ जिसे बांगर कहते हैं, नवीन जलोढ़ जिसे खादर कहते हैं। बांगर के मैदान और खादर के मैदान हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो वहाँ भी हम इनको मैदानों के रूप में भी देखेंगे। यहाँ हम इतना जान लेते हैं कि कोई नदी बहती थी, किसी एक रास्ते से बहती थी, आज उस रास्ते से उसने बहना बंद कर दिया है या वहाँ से नदी नहीं बहती, लेकिन वहाँ पर जो जलोढ़ मिट्टी का मैदान रह गया, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का मैदान हम उसे ही कहते हैं। और नवीन जलोढ़ का मैदान हम उसे कहेंगे जहाँ नदियाँ अब भी बह रही है, हर साल जो वो है नई मिट्टी लेकर के आती रहती है, तो ऐसे जलोढ़ के मैदान जो है वो खादर कहते हैं। आप इसको ऐसे याद रखिए, खादर यानी हर बार जो है मिट्टी खाई जाती है, किसके द्वारा? आने वाली मिट्टी के द्वारा। खा गए मतलब उसको दोबारा आवश्यकता होती है, खाने के बाद में नई चीज़ की आवश्यकता
होती ही हैं दोस्तों। तो आप इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं, अन्यथा इसमें नामों में कई बार कन्फ्यूजन रहता है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा आगे हम बात करते हैं काली मृदा की। देखिए काली मृदा जो होती है या तो उसमें ह्यूमस की प्रधानता है या फिर लावा की प्रधानता है, तो इसे हम और क्या कहते हैं, रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं। कई बार नाम से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ये उपयोगी होती है कपास की खेती के लिए। सबसे जरूरी किसके लिए है, कपास की खेती जो है वो इसके द्वारा होती है, इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये मानी जाती है और इसी कारण हम इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। इस प्रकार की मृदाएं कहाँ पाई जाएंगी, तो पठारी जहाँ पर देखिए लावा जमा हुआ है, दक्कन का लावा पठार हो गया ना। देखिएगा मैंने क्या कहा, काली जो है वो उसमें लावा की प्रधानता होती है, तो क्या कहा हमने, कहाँ पाई जाएगी, जहाँ पर इस प्रकार के पठार होंगे। तो देखिए ये जो मृदाएं हैं वो दक्कन के पठारी क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में आपको देखने को मिल जाएंगी, जो लावा जनक शैलों से बनी हुई होती हैं दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा लाल और पीली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी कौन सी होती है दोस्तों, जिनका कलर क्या हो गया, लाल या पीला हो गया। ये विशेषता वहाँ होगी जहाँ कोई जल बहाव क्षेत्र आपको देखने को मिलता है कहीं ना कहीं। ये मृदा जो है वो दक्कन के पठार के पूर्वी दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित हुई है दोस्तों। लाल और पीली जो मिट्टी है वो कहाँ कहाँ है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य गंगा के दक्षिणी छोर और पश्चिमी घाट में पहाड़ियों के नीचे हैं दोस्तों। तो देखिएगा अभी हो सकता है आपने भारत का भूगोल अभी तक नहीं पढ़ा है, तो पश्चिमी घाट और ये नाम शायद आपके लिए थोड़े नए हों, वहाँ पर अपने इसके विषय में दोबारा भी बात करेंगे दोस्तों, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आपको आप इन चीज़ों को इसी प्रकार से याद कर ले कि पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के नीचे ये मिलती है दोस्तों। बाकी जब अपने भारत का भूगोल देखेंगे तो वहाँ पर अपने इसको अच्छे से समझ पाएंगे दोस्तों एक डायग्राम के द्वारा। आगे हम बात करते हैं लेटेराइट जो मिट्टी है उसके, जो लेटेराइट मृदा है वो क्या है। ये जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ईंट, और ये उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलती है। तो देख लो कहाँ मिलेगी, जहाँ पर उच्चतर तापमान है और अत्यधिक वर्षा होगी, ऐसे क्षेत्रों में ही ये मिट्टी मिलती है। और इसमें देखिए ज़्यादा वर्षा होगी तो ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे, तो ह्यूमस की मात्रा भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये कहाँ है, ये कर्नाटक में है, केरल में है, तमिलनाडु में है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में ये देखने को मिलती है दोस्तों, लेटेराइट जो हमारी मृदा रहेगी दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं अगली मृदा की, तो वो आगे मरुस्थली मृदा। मरुस्थली मृदा कौन सी होगी, जो रेगिस्तान में पाई जाती है। इसका रंग लाल और भूरा होता है दोस्तों। ये रेगिस्तानी जो मिट्टी है उसके कण थोड़े बड़े होते हैं, इसमें पानी डालोगे तो वो सूख जाता है। इसकी जल धारण की जो क्षमता है वो बहुत ही कम हुआ करती है दोस्तों। और ये साथ ही साथ इस मिट्टी की विशेषता होती है कि मरुस्थलीय, जैसे राजस्थान की मरुस्थली मिट्टी है वो देखिएगा टेथिस सागर का ही अवशेष माना जाता है, इसलिए लवण युक्त भी होगी दोस्तों। ये रेतीली होगी और लवण युक्त भी हुआ करती है। ये कहाँ पाई जाएगी, शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण इसमें वाष्पन की दर वाष्पन की जो दर है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उन्हीं क्षेत्रों में ये पाई जाती है दोस्तों। तो ये देखिएगा थार के मरुस्थल में आपको विशेषता देखने को मिल जाएगी, राजस्थान में ये देखने को मिल जाएगी दोस्तों। इस मृदा की सतह में कैल्शियम की मात्रा बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसमें ह्यूमस और नमी की आपको कमी देखने को मिलती है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं वन मृदा के विषय में। वन मृदा कहाँ होगी, जहाँ देखिएगा दोस्तों वन ज़्यादा होंगे, और वन कहाँ होंगे, देखिए रेगिस्तान में तो होने से रहे, पहाड़ियों और पर्वतीय क्षेत्रों में ये ज़्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पर्याप्त वर्षा वन जहाँ उपलब्ध होंगे वहाँ पर ये होती हैं। और नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट होती हैं और सिल्टदार होती हैं, लेकिन ऊपरी डालों पर इनका गठन जो है वो मोटे कणों से हुआ करता है दोस्तों। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों, विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं मिलती हैं और वहाँ पर ये उपजाऊ भी होती हैं दोस्तों। तो ये पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में होती हैं, ज़्यादा इसका तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ वन होंगे वहाँ पर वन मृदा आपको देखने को मिलती है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा आगे हम अगली क्लास में बात करेंगे खनिजों के विषय में, क्योंकि मृदा संसाधन हमारा पूरा हो चुका है। जितनी आवश्यक बातें थी वो सारी की सारी हमने देख ली है। अगली क्लास के अंदर हम खनिज को जानेंगे, कौन कौन से खनिज होते हैं, टाइप्स ऑफ भी अपने उनके देखेंगे। और अगर आपको टेस्ट सीरीज हमारी ज्वाइन करनी है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे आपको सारी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। आप प्ले स्टोर में जाकर के एंड्रॉयड एप्लीकेशन हमारी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी आपके लिए नई टेस्ट सीरीज भी फ्री अवेलेबल वहाँ पर होने वाली है। कुछ नई टेस्ट सीरीज भी अपने शुरू कर रही हैं। काफ़ी टेस्ट सीरीज जो है वहाँ पर SST की 12 यूनिट की 12 टेस्ट सीरीज वो आपके लिए उपलब्ध हैं। और
भी ढेरों जो आपके लिए टेस्ट है वो उसमें उपलब्ध होते रहेंगे दोस्तों। इसके अलावा देखिएगा हमेशा की तरह इस क्लास का जो PDF है वो आपको हमारे या तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। PDF के रूप में आपको नोट्स सारे के सारे मिल जाएंगे। अगर आपने उतार लिया है साथ ही साथ नोट कर लिया है, जैसा मेरे ख्याल से तो संभव नहीं होगा, अगर आपने नोट कर लिया है तो आप बधाई के पात्र हैं, और अन्यथा आप उसको डाउनलोड करें और डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों के साथ में इसको शेयर ज़रूर करना ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें दोस्तों। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और हमारे साथ ही आप रीड के सिलेबस को पूरा करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना ताकि क्लास आते ही आपको तुरंत प्रभाव से नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।